काई स्क्वायर के केस में दूसरा जो टेस्ट हमारे सिलेबस में है, ये भी बहुत शार्ट सा काम है, इसमें कई चीज़ें एक्स्ट्रा है, मैं ये स्किप कर रहा हूँ, किताब के पेजेस की वजह से आई हुई हैं। हमने एट्रीब्यूट्स का आपस में तल्लक देखना होता है। जैसे हमने कोरिलेशन पढ़ी थी, कोरिलेशन में हमने जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशन की स्ट्रेंथ को स्टडी किया था। ये रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें ये सारी चीज़ें आई थी। अलबत्ता ऐसा भी होता है कि हम दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन जो है उसकी भी असेसमेंट कर सकते हैं कि उनके दरमियान एसोसिएशन पाई जाती है या नहीं। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का टेबल बनता है, उस टेबल को कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। कॉन्टिजेंसी टेबल जो है ये एक टू वे टेबल होता है। इसके एक तरफ एट्रीब्यूट ए की कैटेगरीज दी होती हैं, दूसरी तरफ एट्रीब्यूट बी की कैटेगरीज दी होती हैं, और उन दरमियान में जो टेबल के अंदर जो है एट्रीब्यूट वाइज जो क्लासेस बनती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। याद करें कि मैंने आपको शुरू में बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी और उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के अतबार से आपको बताया था, और वहाँ बताया था कि जब टू वे क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम कॉन्टिजेंसी टेबल का नाम देते हैं। जैसे समझ लें हॉबीज़ एक तरफ ले लें, दूसरी तरफ सब्जेक्ट्स ले लें, तो सब्जेक्ट भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, हॉबीज़ भी क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं, और अगर हम हॉबी और सब्जेक्ट वाइज लोगों की तादाद निकालें तो उनकी फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। तो यहाँ A1 B1 पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, A1 B2 दूसरी फ्रीक्वेंसी है। अगर अकेला A1 ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लास्ट कॉलम में, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ एट्रीब्यूट ए बनती है। इस तरह फर्स्ट कॉलम के एंड पे B1 प्रेंसिस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एट्रीब्यूट बी की फर्स्ट कैटेगरी की टोटल फ्रीक्वेंसी जो वो बनती है। तो इस तरीके से ये टेबल आपके पास होता है। सादा तरीन टेबल 2x2 का होता है, इससे बड़ा टेबल आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। जनरली आपका टेबल R×C साइज़ का जो वो होता है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरह के कॉन्टिजेंसी टेबल जो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जब दो तरह एट्रीब्यूट आ गए, अब हमने इसमें देखना ही होता है कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, हम बात कर ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं या इनका आपस में कोई रिलेशन है। अगर आपस में रिलेशन तो हम कहते हैं कि दोनों एट्रीब्यूट्स जो वो एसोसिएटेड हैं। मसलन ये नीचे दिया हुआ है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, पास्ट, फेल्ड, पर्सन जो है वो एक एट्रीब्यूट है और पास फेल्ड जो वो दूसरा एट्रीब्यूट है। ये 2x3 का एक कॉन्टिजेंसी टेबल है। हर टेबल में से आपकी जो गिवन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे 50, 47, 56, 5, 14, 8 दी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, और टेबल का जो टोटल बनता है वो आपके पास तो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। रो वाइज अगर आप टोटल करें तो वो रो में जो एट्रीब्यूट है उसके एक कैटेगरी का टोटल बनता है। मसलन पास्ड की तादाद है 153 टोटल, और फेल्ड की तादाद है टोटल 27। मिस्टर एक्स का टोटल बनता है 55, वाई का टोटल बनता है 61 और जेड का टोटल बनता है 64। अगर आप इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना चाहें तो रो टोटल को कॉलम टोटल से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल टोटल से डिवाइड करना होता है। मसलन आप 50 जो पहला सेल है मिस्टर एक्स पास्ट, इसकी जगह पे आप बताना चाहें कि कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो आपने 55 को मल्टीप्लाई करना है 153 के साथ और 180 से डिवाइड कर देना है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये तरीकाकार इसका है। इसी तरह अगर आपने 5 के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 5 वाली ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है, इसमें टोटल 55 है मिस्टर एक्स का, और फेल्ड वाला टोटल 27 है। 55 को 27 से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि इसने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, यानी 50 के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड कितनी है। आगे सारा प्रोसीजर वही होता है कि आपने इसका ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, फिर उसका स्क्वायर और फिर एक्सपेक्टेड से डिवाइड करके ओवरऑल जो है फिर आपने इसको सॉल्व करना होता है। काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना होती है, फिर आपने टेबल वैल्यू देखनी होती है। अलबत्ता डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसको हमने देखना होता है कि जो R/C, R रोज़ और C कॉलम्स कह लें, या जब आप इसको अरेंज कर लें कॉलम्स में तो फिर जितनी क्लासेस बनती हैं उस एतबार से आप इसको देख सकते हैं। मसलन इसने यहाँ जो नोटेशन इस किताब वाले ने यूज़ की है ये S-1 और T-1 है, तो S ये ले रहा है इसमें नंबर ऑफ रोज़ को और T ले रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। मैं वैसे अमूमन इसमें R और C लिया करता हूँ ताकि R जो वो वाज़ेह तौर पे रो को ज़ाहिर करता है और C जो वाज़ेह तौर पे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो टेस्ट और इसका जो हाइपोथेसिस होता है जो या टेस्ट जिसको हम इसमें कर रहे होते हैं वो होता है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, और उसमें होता है ये H0 होता है कि 2 करेक्टरिस्टिक्स या 2 क्राइटेरिया जो हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, या 2 एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ये उनमें एसोसिएशन नहीं है। और अल्टरनेट ये होता है कि दोनों जो हैं ये आपस में एसोसिएटेड हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। पहला इंडिपेंडेंट हैं
सॉरी एच नॉट होता है कि इंडिपेंडेंट है और एच वन होता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन वही chi-square लगती है। अब मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आऊँगा। येट्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ये बेशक स्किप कर दें, इसके बगैर भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होता है। ये स्मॉल साइज़ का टेबल जो 2x2 का होता है, सिर्फ उसके लिए इसको अप्लाई करना होता है। जब उससे बड़ा टेबल है तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं रहती। तो ये अल्टरनेट फार्मूला है, इसको आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ उसने पहले एक 2x2 का एक टेबल लिया है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इसमें से निकालनी पड़ेंगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में दी हुई हैं कि जिनको डिजीज़ हुई, जिनको डिजीज़ नहीं हुई, जिनकी वैक्सीनेशन हुई, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, इस लिहाज से डाटा दिया हुआ है। और 1% पे वो कहता है कि आप चेक करें कि वैक्सीनेशन और डिजीज़ आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो 1% और 5% दोनों तो उसने कहा है। तो टेबल वैल्यू जो है ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2-1, 2-1, 1 बननी है। टेबल से आप इसकी वैल्यू देखें तो 5% की वैल्यू इसकी बनती है 3.84 और 1% की वैल्यू इसकी बनती है 6.64। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ये नीचे कैलकुलेट की हुई हैं। अब वो तरीकाकार आप जो मर्ज़ी इख्तियार कर लें। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है इसकी जो आपको मेथड बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड, ये करके 4.88 वैल्यू आती है। इस 4.88 को अगर आप कंपेयर करें इन दोनों के साथ तो ये 5% पे रिजेक्ट होता है और 1% पे ये एक्सेप्ट हो जाता है। यानी अगर आप 5% पे कहते हैं तो वहाँ इंडिकेशन होती है कि वैक्सीनेशन का डिजीज़ के साथ कोई वैक्सीनेशन और डिजीज़ एक दूसरे पे से इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर 1% पे चेक करें तो फिर ये जो है शो होता है कि इंडिपेंडेंट, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो वैल्यू हमारी छोटी है। तो यहाँ इसने आगे कंक्लूजन जो है वो यही दी हुई है कि chi-square की वैल्यू जो है ये उससे छोटी है 1% वाले से, लिहाजा हम कह सकते हैं कि एच नॉट ठीक है। लेकिन 5% पे हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन और डिजीज़ के जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। यानी जो ये इसने लिखते वक्त यहाँ जाना गड़बड़ कर दी है। ये 5% पे नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ना ये 1% पे है। इस पैराग्राफ में इसकी टाइपिंग मिस्टेक है। ये chi-square 0.01 इज इक्वल टू 6.64 वाली निचली लाइन जो है एच नॉट 1% पे हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, जबकि 5% पे हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि 5% पे रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, ये एक और टेबल है, इसमें मैथमेटिक्स के ग्रेड्स हैं और स्टैटिस्टिक्स के ग्रेड्स हैं। अब ग्रेड आपको पता है क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। एक तरफ 3 कैटेगरीज बना ली, हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, लो ग्रेड, दूसरी तरफ भी 3 कैटेगरीज बना ली। अब सवाल ये है कि क्या ये परफॉर्मेंस जो है मैथ और स्टैट की आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इस मकसद के लिए ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का टेबल है। नीचे अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो 3-1 इंटू 3-1 ये 2/2 बन जाती है 4। एच नॉट भी दे दिया, H1 भी दे दिया, लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस में दोनों कहे हैं। टेबल वैल्यू आप 5% पे देखें तो वो 9.488 बनती है। 1% पे देखें टेबल से तो वो 13.277 बनती है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो रोज़ के टोटल कर लें, कॉलम्स के टोटल कर लें और जिस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस सेल के वाले कॉलम का टोटल ज़रब उसी सेल की रो टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये नीचे उसने एक दो फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट करके बताई हैं। इसका ग्रैंड टोटल जो वो 528 है और फिर जो पहले सेल के लिए बनती है वो कॉलम टोटल जो है और रो टोटल 139 और 117 बनते हैं। तो पहली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 30.80 निकलती है। इस तरह ब्रैकेट के अंदर इसने बाकी सारी शो की हुई हैं। फिर आपने वैसे टेबल बना लेना है जैसा पहले आप करते आए हैं, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, फिर उसका स्केयर, और ये प्रोसेस पूरा करके यहाँ chi-square की वैल्यू वैसे क्लियरली बहुत बड़ी है, नज़र आ रहा है कि हाइपोथेसिस हमारा जो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्रिटिकल रीजन में जाती है। तो बिल्कुल क्लियरली जो परफॉर्मेंस है मैथ और स्टडी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। इसी तरह उसने एक और दिया है कि पेरेंट्स और ऑफरिंग यानी वालदैन और उनके बच्चों के कुछ करेक्टरिस्टिक लिए उनकी स्टेचर की रिजेंबलेंस के बारे में बात की है कि वेरी टॉल, तो उनके बच्चे भी वेरी टॉल 20 हैं, टॉल और वेरी टॉल यानी पेरेंट्स टॉल हैं, उनके बच्चे वेरी टॉल हैं, ये 30 हैं। इस तरीके से ये डाटा दिया गया है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं और 1% पे ये कहा गया कि चेक करें कि स्टेचर्स ऑफ पेरेंट्स एंड
ऑफस्प्रिंग्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वालिदैन के जिसामत और बच्चों की जिसामत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। वालिदैन की जिसामत कैसी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों की जिसामत किस तरह की होगी। और फिर H1 है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, 1% पर इसको टेस्ट करने का कहा गया है। टेबल वैल्यू आपको तरीका पता चल गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालनी है, वो यहाँ 4 - 1 × 3 - 1 ये 6 बन जाती है। तो 1% 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल से वैल्यू देखें तो वो 16.812 बनता है। अब यहाँ उसी तरीके से अब यहाँ टेबल में उसने डिटेल से कैलकुलेशन दे दी, 1000 टोटल लोग हैं तो ये उसने बाकायदा टेबल में मुकम्मल सेल वाइज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करके दे दी हैं। अगला प्रोसीजर मैं स्किप कर रहा हूँ इसमें। ये चूँकि कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, वैसे ही आपने ऑब्जर्व का कॉलम बनाना है और जो ऑब्जर्व है उसके सामने उसी की एक्सपेक्टेड लिख के दूसरा कॉलम बना के कैलकुलेशन मुकम्मल करनी है। टेबल वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है, उस जो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बहुत बड़ी है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू 16.81 है और हमारी वैल्यू जो है वो 216.288 है। तो अंडरस्टूड है कि ये जो है हमारा जो दोनों एट्रीब्यूट हैं यानी स्टेचर ऑफ पेरेंट एंड स्टेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये पेज जो ब्लर्ड आया है इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, इसको छोड़ दें। ये आगे का स्कोर का टेबल हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है लास्ट इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का भी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये हमारे पास इसके अंदर हमने पढ़ना है। चैप्टर में मैंने पेजेस ज़्यादा इंक्लूड किए हैं लेकिन मैंने सिर्फ आपको जो बुनियादी चीज़ समझानी है कि एनोवा का मतलब क्या है, कब करते हैं, इसका हाइपोथेसिस क्या है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है वो क्या है। तो ये ज़हन में रखें कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये आपके पास जब 2 से ज़्यादा मीन्स को आपस में कंपेयर करना हो। हमने असल में प्रॉब्लम ये है सिलेबस में बहुत गैप्स के साथ चीज़ें दी हुई हैं, दरमियान में वो गैप ब्रिज नहीं होता। हमने सिंगल मीन का हाइपोथेसिस टेस्ट किया, फिर हमने उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का हाइपोथेसिस टेस्ट किया। ये आप याद करें कि हमने Z टेस्ट और T टेस्ट में ये डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के हाइपोथेसिस जो उनको टेस्ट किया। अब ऐसा भी हो सकता है यानी वो आप उसको डिफरेंस को आप इस सेंस में कह लें कि हमने 2 मीन्स को कंपेयर किया, 2 पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर किया। तो ये भी हो सकता है कि आपको 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स को आपस में कंपैरिजन करना पड़े। जब मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करना हो तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अडॉप्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम इस तरह का H0 जो आपके सामने दिया हुआ है μ1 = μ2 = μk के डिफरेंट पॉपुलेशंस के मीन आपस में इक्वल हैं और अल्टरनेट होता है कि एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट, कम अज़ कम इनमें से 2 जो वो मुख्तलिफ है। ये R.A. फिशर था, इसने ये मेथड इसने इसको यहाँ जो है डिस्क्राइब जो किया वो कहता है ये एक टेक्निक है जिसमें हम वेरिएंस को अलग-अलग कर लेते हैं और हर वेरिएंस का हर कंपोनेंट वेरिएंस के टुकड़े कर लेते हैं और हर टुकड़ा जो है किसी एक सोर्स का होता है और उसमें पता चलता है कि हमारे मीन्स जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ है या एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसमें आपके पास हो सकता है जो आपका टेबल है वो 1 वे टेबल हो सकता है 2 वे टेबल हो या मैनी वे टेबल हो। यहाँ हम अज्यूम करेंगे 1 वे क्लासिफिकेशन को। 1 वे क्लासिफिकेशन एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें आप कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट या स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें आपस में मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा होता है, एक ही रुख पे कंपेयर किया जा रहा होता है। यहाँ नीचे इसकी ये टेबल में शक्ल दी हुई है कि पहली ट्रीटमेंट या पहला सैंपल, फिर दूसरी ट्रीटमेंट या दूसरा सैंपल और आखिरी ट्रीटमेंट या आखिरी सैंपल। तो इसमें ऑब्जर्वेशन जिस तरह से होती हैं कि पहले इसका पहली ट्रीटमेंट को पहला सैंपल समझे तो X11, X21, XN1 यानी X1 पहला सैंपल है और उसकी X11 पहली ऑब्जर्वेशन, X21 दूसरी और N1 जो वो लास्ट ऑब्जर्वेशन और पहले कॉलम का टोटल X.1 और पहली ट्रीटमेंट का या पहले सैंपल का मीन X.1 बार, फिर दूसरे सैंपल की ऑब्जर्वेशन X12, X22, XN2 और फिर इनका टोटल X.2 और इसका मीन X.2 बार। ऐसे ही आखिरी जो सैंपल होता है उसकी ऑब्जर्वेशन X1 के, X2 के और XN के सैंपल हम अज्यूम कर रहे हैं कि के मुख्तलिफ सैंपल्स हैं, के पॉपुलेशंस में से लिए गए हैं, उनके मीन्स को हमने आपस में कंपेयर करना है और उन पॉपुलेशन में से के सैंपल है। जब 2 पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं तो 2 सैंपल होते हैं, जब 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं तो फिर के सैंपल्स होते हैं, यानी जितनी भी पॉपुलेशन हों उतने सैंपल आ जाते हैं। X.डॉट जो है ये ओवरऑल टोटल है और X बार या X.डॉट बार जो है बाज़ किताबों में मिलता है ये ओवरऑल इसका मीन है। यहाँ अब डाटा को वाज़ह कर दिया गया है कि XIJ से मुराद IS ऑब्जर्वेशन है, X.J से मुराद
टोटल है जेथ ट्रीटमेंट का, एक्स डॉट जे बार से मुराद है जेथ ट्रीटमेंट का मीन, एक्स डॉट डॉट जो है ये आपके पास जो है ये डबल डॉट जो है ये ओवरऑल सम है तमाम डाटा का, और एक्स डबल बार वहाँ ऊपर ब्लर्ड है, ये एक्चुअली एक्स डबल बार जो है ये ओवरऑल मीन है तमाम ऑब्जर्वेशन का। डॉट का मतलब होता है कि समेशन उसी साइड पे ली गई है, अगर रो वाले सबस्क्रिप्ट में है तो रो वाइज दी गई है, अगर कॉलम वाले सबस्क्रिप्ट में डॉट लगा हुआ है तो फिर कॉलम वाइज टोटल जो है वो किया गया है। इसमें मॉडल की डिटेल को छोड़ दें, हम ये इसकी 4 अजम्पशंस याद रखनी है, इनमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हम जूम करते हैं कि ये जो है ऑब्जर्वेशन ये कंपोनेंट, एक ऑब्जर्वेशन जो है कंपोनेंट्स का सम होती है, और ऑब्जर्वेशन जो है उसमें जिनमें डाटा ये ट्रीटमेंट अप्लाई की गई है वो होमोजीनियस हैं, और इस तरीके से बाकी ऑब्जर्वेशन ये बस आप जिस हद तक समझ आए कर लें, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। पार्टीशन का टॉपिक हमने नहीं करना, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पार्टीशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये शॉर्टकट फार्मूला आपने जहन में रखने हैं कि जो हमारे पास डाटा है इसमें वेरिएबिलिटी है, इस वेरिएबिलिटी को उसकी वेरिएशन कहते हैं, और वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, और वो 3 होते हैं। एक टोटल वेरिएशन, उसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं, टोटल एस। एक होती है ट्रीटमेंट की आपस में वेरिएशन, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट एस या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। एक होती है विद इन ट्रीटमेंट एरर, उसको हम एरर एस का नाम देते हैं। तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने फार्मूला ये अप्लाई करना है, एक्स आई जे स्क्वेयर सम डबल सम एक्स आई जे स्क्वेयर माइनस एक्स डॉट डॉट स्क्वेयर ओवर के एन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन के स्क्वेयर करें, उनको टोटल कर लें, फिर जो टोटल है ऑब्जर्वेशन का सादा टोटल, यानी सारी वैल्यूज को आपस में जमा करके सादा टोटल हासिल करें, उसका स्क्वायर लें और फिर के एन से डिवाइड कर दें। तो ये आपको के है इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैम्पल, यानी ईच सैम्पल। तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरीके से टोटल एस, और इसमें जो आखिरी हिस्सा है एक्स डॉट डॉट स्क्वायर ओवर के एन, इसको करेक्शन फैक्टर कहा जाता है। अमूमन ये पहले कैलकुलेट कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट एस जो होता है ये जेथ ट्रीटमेंट की ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, और उसको डिवाइड करना है सैम्पल साइज के साथ, माइनस एक्स डॉट डॉट स्क्वायर ओवर के एन। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट एस बन जाता है, और एरर एस निकालने के लिए टोटल एस में से ट्रीटमेंट एस जो वो माइनस कर दिया जाता है, तो हमें एरर एस जो वो हासिल हो जाता है। तो इसका हमने अल्टीमेटली एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल बनाना होता है। इसके ये कॉलम्स आपके सामने दिए हुए हैं, एक कॉलम होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर, एक होता है इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक होता है मीन स्क्वायर, और एक होता है एफ रेशो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रीटमेंट्स की k-1 होती हैं, टोटल की kn-1, और जो एरर की होती है k इंटू n-1, यानी n में से 1 माइनस करें, जो जवाब है उसको k से मल्टीप्लाई कर लें। फिर जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर या ट्रीटमेंट एस निकले उसको k-1 से डिवाइड कर दें, तो ये मीन स्क्वायर बन जाता है पहला, और इसको फिर ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर कह देते हैं। और अगर जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है उसको हम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो ये हमारे पास एरर मीन स्क्वायर बन जाता है। तो एफ रेशो इस तरीके से फिर S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, ये एस स्क्वायर जो है एरर मीन स्क्वायर को एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। तो बाद में हमने ये जो हमारी वैल्यू है एफ रेशो, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, इसको हमने कंपेयर करना होता है टेबल वैल्यू के साथ, और टेबल वैल्यू जो है वो होती है एफ अल्फ़ा। इसके 2 पैरामीटर हैं, k-1 k इंटू n-1, k-1 पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम और k इंटू n-1 दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमने टेबल देखना होता है, और इसका याद रखें कि इसके हर अल्फ़ा के लिए सेपरेट टेबल है। मैंने इसके एंड पे टेबल 2 ऐड किए हैं, जो कि इसके ये एक आपका टेबल जो है ये 5% पे है, ये 2 पेजेस, और ये टेबल आपका जो है ये 1% पे है, और इसमें ये जो ऊपर दी हुई है रो में ये न्यू 1 यानी पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी कंप्यूटेशन पे आता हूँ। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसमें हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए कि सारे ट्रीटमेंट मीन इक्वल नहीं हैं, तो फिर हम तलाश करने की कोशिश करते हैं
कि कौन से पेयर आपस में मुख्तलिफ है, कौन से ट्रीटमेंट्स का आपस में डिफरेंस जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक इसमें फिर डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का नाम देते हैं या LSD उसको कहते हैं। LSD हमारी हेल्प करता है ये जांचने के लिए कि कौन से मीन्स आपस में डिफरेंट है। अब मैं एक दो एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे।